हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरवानी और आप मेरे स्टूडेंट्स। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटोर। चैप्टर हमारा चल रहा है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। थोड़ा लेट हो गया है ना, बीच में देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी आ गई थी। मोल कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और अगर आप नीट जेईई की प्रिपरेशन कर रहे तो उस डीपीपी को भी करो, है ना। उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रखे। 2 डीपीपीज आपके पास आ चुकी है, तीसरी और चौथी अभी आनी है। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बस आप इंग्लिश में है, बाकी कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर। बट बच्चे आप कर सकते हो, क्वेश्चन ही तो है, क्वेश्चन आंसर में इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा थियरी टॉपिक। हमने पिछली क्लास में बोर्स मॉडल पढ़ लिया था, बोर का परमाणु मॉडल। मैंने कहा था 2 बातें अच्छे से याद रखना। एक, इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर को कंसिडर करता है कि भाई इलेक्ट्रॉन कण है। दूसरा, प्लैंक क्वांटम थियरी को सही मान के आगे बढ़ा था। पोस्टुलेट्स पढ़ ली थी। आज हम निकालेंगे बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना। भाई आपने कहा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्टेशनरी पाथ है ना, वृत्ताकार पथ, और क्या बोलते हैं स्टेशनरी है ना, फिक्स्ड पाथ जो है वही घूमता है, इसके अलावा पाथ फिक्स नहीं है। जहां जहां बोर ने बताया, मैं बता रहा हूँ, यहाँ घूमेगा इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा कोई भी पथ पॉसिबल नहीं है, शेल पॉसिबल नहीं है। हमने कहा ठीक है, बात तो सही बोली थी उसने। अब वो कह रहा है कि अच्छा घूम तो रहा है तो उसकी स्पीड बता दो, वेग बता दो, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की भी गणना करा दो कि इसकी एनर्जी कितनी है। नाभिक से बंधा हुआ है ना, तो किस एनर्जी से बंधा हुआ है। ठीक है, तो 2 बातें डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों। बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना। अब तुम सोचो कि भाई बोहर पोस्टुलेट, 2 धारणाएं पढ़ाई थी मैंने। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमता है, और जब ये घूम रहा है तो 2 आकर्षण बल काम कर रहे हैं। एक, नाभिक उसको खींच रहा है अपनी तरफ, नाभिकीय आकर्षण बल है ना, kZe²/r²। और दूसरा, तो हमने कहा था इसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, अपकेंद्री बल, केंद्र से दूर लगने वाला, दोनों बल बराबर है इसलिए वो घूम पा रहा है। चलो इतनी बात तो ठीक है। सेकंड क्या था, तो सेकंड था MVR। इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा, वही पथ इलेक्ट्रॉन के लिए संभव है जहां MVR का मान NH/2π के बराबर हो। ठीक है, तो मैं बोर की दूसरी धारणा के अनुसार चलती हूं। क्लियर, सेकंड पोस्टुलेट, या मैं लिख दूं भी बोर के अनुसार। ठीक है, अगर तुम्हें याद हो तो हमने जब बोर मॉडल की कमियां लिखी थी ना, वहां पे मैंने आपको बताया था कि भाई बोर MVR = NH/2π कहां से लाया, ये तो इसने बताया ही नहीं। यहाँ लिख देती हूँ, देखो MVR = NH/2π। ठीक है, अब मुझे तो इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना करनी है, तो मैं कहूँगी लो V बता दो। तो बच्चे V हो जाएगा NH/2πmR। तो ठीक है भाई। अब याद करो, पिछली क्लास में रेडियस निकालना सिखाया था, नहीं आए तो पिछली क्लास देखो। पिछली क्लास में बोर ऑर्बिट के अंदर, बोर कक्षा के अंदर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करना सिखाया था, फॉर्मूला याद करवाया था मैंने, अपने डिराइव किया था। अगर तुम्हें याद हो तो मैं सीधा लिख रही हूँ R = n²h²/4π²m/kZe²। ये समीकरण 2 है ना। पिछली क्लास में हमने रेडियस की वैल्यू निकालना सीखा था। रेडियस का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था n² शेल नंबर, h प्लैंक कांस्टेंट, 4π² m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, k कूलम्ब कांस्टेंट। मैंने कहा था जब नहीं लिखा हुआ हो तो CGS में k की वैल्यू 1 होती है तो वो हटा भी देता है। z एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक, e² इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, अब मैं समीकरण 1 के अंदर 2 की वैल्यू रख लेती हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको बताना भूल गई। देखो, अगर आपका मेडिकल है और 11th बोर्ड है तो डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको IIT में जाना है, जेईई मेंस हो, जेईई एडवांस हो, तो यहाँ बीच बीच के क्वेश्चन आपको फंसाएंगे, तो ये आपको पूरा पढ़ना रहेगा। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डेरिवेशन लिखना है या नहीं लिखना है। ठीक है, अगर आपके नीट का एग्जाम है, सिर्फ 11 की तैयारी कर रहे हो तो इसके नोट्स मत बनाओ, डायरेक्ट लास्ट का फॉर्मूला लिख देना। लेकिन मैथ्स है तो फिर पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा काम आएगा। ठीक है, तो चलो समीकरण 1 और 2 से। तो भाई मैंने क्या किया, वेलोसिटी थी मेरे पास NH/2πm, और r की जगह मैं ये रख लेती हूँ रेडियस की वैल्यू। तो भाई रेडियस है n²h², और यहाँ हो जाएगा 4π²mkZe²। ठीक है, अब तो आप कैंसिल कर लो भाई, है ना, 2π 4π कैंसिल कर लो, 2π बचेगा, mm कैंसिल कर लो, NH और n² कैंसिल कर लो।
ठीक है, तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। इतनी बात क्लियर है। अब आगे बढ़े तो देखो 2 पाई के ये सब तो कांस्टेंट है, ई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, सिर्फ जेड और एन जो है ये लोग कांस्टेंट नहीं है ना। देखो ध्यान से, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, ई स्क्वायर और एच ये सब तो कांस्टेंट है, सिर्फ जेड और एन, जेड एटॉमिक नंबर, एन शेल नंबर, इसके अलावा सब कुछ कांस्टेंट है। तो भाई ये जो कांस्टेंट है इनका वैल्यू, तो इनका वैल्यू हम लिख देते हैं, है ना। तो देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2.186, ठीक है, 186 याद रखना, ताकि 10 की पावर 6 z अपॉन एन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 2.186 इंटू 10 की पावर 6 z अपॉन एन मीटर पर सेकेंड बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग का फॉर्मूला है। इतनी बात क्लियर है। वेलोसिटी इक्वल्स टू 2.186 इंटू 10 टू द पावर 6 z अपॉन एन, ठीक है। अब तुम्हें लगेगी मैंने तो 2.18 याद किया, तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिक्कत क्या है, 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा ना, इसलिए ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम कहेंगे चलो भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया, जो आपने बताया कि इलेक्ट्रॉन का वेग होता है बोर कक्षा में 2.186 इंटू 10 की पावर 6 इंटू जेड अपॉन एन। अब बच्चे ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन का वेग z के समानुपाती, परमाणु क्रमांक के समानुपाती, यानी z बढ़ेगा तो बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ेगा, सीधी बात है कि नहीं। वेग परमाणु क्रमांक के क्या है, समानुपाती। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी। शेल सेम होना चाहिए, क्योंकि मैंने n तो लिया नहीं ना। तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि बोर की प्रथम कक्षा में, है ना, फर्स्ट शेल की बात करो, है ना, फर्स्ट ऑर्बिट की बात करो, तो हम कहेंगे चलो फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हो, मतलब आपने n कांस्टेंट कर दिया, क्योंकि वेग तो z पे भी निर्भर कर रहा है और n पे भी निर्भर कर रहा है, इसके समानुपाती, इसके व्युत्क्रमानुपाती। तो हमने कहा कि नहीं, फर्स्ट शेल मतलब n बराबर 1, ये चीज़ आपने कांस्टेंट कर दी, ठीक है। तो बच्चे अब आपने कहा n कांस्टेंट, यानी ये एप्लीकेबल हो जाएगा, z बढ़ेगा तो v बढ़ेगा, जब n क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि फर्स्ट शेल में हाइड्रोजन का वेग, हीलियम का वेग और लिथियम +2, बोर की प्रथम कक्षा में हाइड्रोजन का वेग, हीलियम प्लस का वेग, लिथियम +2 का वेग। तो हम कहेंगे देखो z बढ़ रहा था तो v बढ़ रहा था, तो z, लिथियम का z सबसे ज़्यादा है, हीलियम का वेग उसके बाद, और हाइड्रोजन का ही है ना। z बढ़ेगा तो v बढ़ेगा, z क्या है, परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक किसका ज्यादा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3। तो हम कहेंगे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा। तो बच्चे सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक लिथियम का है, फिर हीलियम का है, फिर हाइड्रोजन का है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम आपसे कहें कि चलो ये तो आपका क्या हो गया, z वाली बात हो गई, n की बात करो, है ना। तो हम कहेंगे वेलोसिटी n के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, जब z कांस्टेंट हो। तो मैं कहूँगी अगर कोश बढ़ेगा, भाई आप पहली कक्षा ले रहे हो, दूसरी ले रहे हो, n बढ़ेगा तो क्या होगा, v घटेगा, है ना। यहाँ तो क्या था, z बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक बढ़ाओ तो वेग बढ़ जाएगा, कक्षा पहली होनी चाहिए। यहाँ पे एटम सेम होना चाहिए ना, z कांस्टेंट रखना है, z कांस्टेंट रखना है। तो हम कहेंगे अगर कोश बढ़ेगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएगा वेग घटेगा, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या कह रहा है, देखो n का मान बढ़ाते जाओ तो ज्यादा से भाग लगाओगे तो आंसर कम आएगा ना। ये तो समझते हो ना, व्युत्क्रमानुपाती, v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n। उल्टा नीचे वाला डेटा बढ़ेगा तो अपॉन में ना बच्चे तो ये कम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब हम कहेंगे ओके, मान लो अगर मैं आपसे कहूँ हाइड्रोजन परमाणु के लिए, है ना, अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन एटम की ही बात करूं तो हम कहेंगे देखो हाइड्रोजन के लिए, है ना, तो हाइड्रोजन के लिए मतलब z कांस्टेंट है। अब v1 प्रथम कक्षा में वेग, v2 दूसरी कक्षा में, v3 तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग और v4
चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, तो तुम क्या कहोगे, n बढ़ रहा है तो वेग घट रहा है, तो सबसे कम वेग होगा चौथी कक्षा में और सबसे ज्यादा वेग होगा पहली कक्षा में। तो v1 ग्रेटर देन v2 ग्रेटर देन v3 ग्रेटर देन v4। जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन का वेग घटता जाएगा, जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का वेग घटेगा। तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा कक्षा चौथी है तो वेग न्यूनतम, सबसे पास वाली कक्षा पहली है तो वेग अधिकतम। इतनी बात क्लियर है, कोई टेंशन नहीं यहाँ तक। तो हम कहेंगे चलो ये हो गया आपका स्पीड, और स्पीड शेल के साथ कैसे बदलता है और एटॉमिक नंबर के साथ कैसे बदलता है। ठीक है, अब मान लो इससे हम एक फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं कि भाई हमारे वेग का फॉर्मूला क्या था। तो देखो दो केस ले लेते हैं। वेग का फॉर्मूला तो हमें याद है 2.186 इंटू 10 टू दी पावर 6 बोलो इंटू z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी सिखाया था आपको, है ना। देखो अगर आपकी नीट और जेई नीट और 11th की तैयारी है तो आप खाली बस यहाँ से शुरू करो। बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना, ये वाली स्लाइड लिख दो आपके नोट्स में। भाई इलेक्ट्रॉन का वेग ये है, z बढ़ता है तो वेग बढ़ता है, n बढ़ता है तो वेग घटता है। ठीक है, इतनी सी बात है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये वेग का फॉर्मूला आ गया। अब मान लो कि z कांस्टेंट है ही नहीं और n भी कांस्टेंट नहीं है, दो अलग अलग परमाणु, एक हाइड्रोजन एक हीलियम है, और वो कह रहा है हाइड्रोजन की पहली कक्षा में इतना वेग है तो लिथियम की तीसरी में वेग बता दो। तो दो अलग अलग केसेस हैं, तो तुम क्या करो, इस तरह से फॉर्मूला यूज करो, v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे z के समानुपाती था ना, तो z1 अपॉन z2 इंटू n की व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो n2 अपॉन n1। बोलो इस फॉर्मूले में किसी बच्चे को डाउट है क्या, है ना। वेग का अनुपात बताओ, तो हम कहेंगे, अब कुछ बच्चों को लगेगा ये कहाँ से लाए, तो देखो एक बार बता रही हूँ, बार बार नहीं बताऊंगी, है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कई बच्चों ने, मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ डायरेक्ट लाइव, तो बच्चे पूछते हैं ये कहाँ से लिया है। तो देखो ये फॉर्मूला मान लो v1 निकालना है, कोई एक केस है v1, तो 2.186 इंटू 10 टू दी पावर 6 तो कॉमन रहेगा। ठीक है, अब v1 है तो परमाणु क्रमांक ले लो z1 और कोश ले लो n1। फिर मैं कहूँ नहीं, दूसरे परमाणु v2 की बात करूँ तो 2.186 इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू, तो मैं कहूँगी z2 अपॉन n2। अब आपसे क्या पूछा है, v1 बटे v2 बताओ, तो v1 अपॉन v2 बताओ ना, तो क्या करोगे बोलो ये डेटा तो कैंसिल कर दोगे, तो फिर बच क्या रहा है, देखो v1 अपॉन v2, z1 ऊपर आएगा, n1 नीचे चला जाएगा और n2 घूम के ऊपर आएगा, z2 नीचे रह जाएगा। तो यही तो है फिर, तो वैसे लिखोगे तब भी यहाँ पहुंचोगे, और डायरेक्ट कर लो कि भाई वेग z के समानुपाती था, तो 1 ऊपर आएगा तो z1 ऊपर रहेगा, 2 नीचे आएगा तो z2 नीचे रहेगा, और वेग n के व्युत्क्रमानुपाती था, है ना, तो 1 ऊपर आएगा, मतलब n1 नीचे आएगा तो v1 ऊपर आएगा, देखो, है ना, और n2 ऊपर आएगा तो v2 नीचे आएगा, उल्टा चलेगा क्रॉस में। सिंपल सी बात है, इसमें क्या क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। तो अब कोई पूछ ले बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना करो तो बता दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन की दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना करो। तो भाई आपके पास है हाइड्रोजन परमाणु, सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन की स्पीड बतानी है। तो देखो हाइड्रोजन की दूसरी बोर कक्षा, तो n का मान 2 रख लेती हूँ, परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन है तो z कितना रख लेती हूँ 1। इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना, फॉर्मूला बोलो, तो फॉर्मूला क्या था 2.186 इंटू 10 की पावर 6 इंटू z अपॉन n मीटर पर सेकेंड, ये फॉर्मूला था। ठीक है, नाउ 2.186 इंटू 10 की पावर 6, हाइड्रोजन परमाणु है तो z का मान 1, दूसरी कक्षा तो n का मान 2, बस। तो इसको सॉल्व कर लो, है ना, तो 2.186 अच्छा 2.186 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइड बाय, तो हम कहेंगे 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2.083 सॉरी 1.083 093 सॉरी, है ना, 1.093 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। बस इसमें क्या है, सॉल्व कर लो,
सिंपल है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, फॉर एनी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, हिंदी में लिख देती हूँ उसको, हाइड्रोजन परमाणु के समान, हाइड्रोजन परमाणु के समान स्पीशीज में। अब हाइड्रोजन परमाणु के समान इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज ढूंढनी है। तो हाइड्रोजन परमाणु के समान अगर आपके पास कोई स्पीशीज है ना, स्पीशीज में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग का अनुपात। ठीक है, पहली बोर कक्षा, दूसरी बोर कक्षा, तीसरी बोर कक्षा, इसमें आपको बतानी है इलेक्ट्रॉन के वेग का अनुपात। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, स्पीशीज हाइड्रोजन परमाणु के समान है तो फिर मैं हाइड्रोजन ही मान लेती हूँ, है ना, या हीलियम प्लस मान लेती हूँ, या लिथियम प्लस 2 मान लेती हूँ, तो एक ही स्पीशीज है तो Z कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है ना भाई? वो कह रहा है हाइड्रोजन के परमाणु के समान कोई स्पीशीज ले लो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, चाहे तो तुम हाइड्रोजन ले लो, चाहे तुम हीलियम प्लस ले लो, चाहे तो तुम लिथियम प्लस 2 ले लो, तुम कुछ भी ले लो, लेकिन Z तो कांस्टेंट रहेगा ना। तो बात खत्म, Z छोड़ दो। तो हम कहेंगे चलो Z छोड़ देते तो वेग, तो V1, V2 और V3। तो अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, अनुपात निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन चीजें कट जाएंगी। तो बस ये क्या है, Z/N होता है ना, Z तुमने कांस्टेंट कर लिया, तो 1/N1, ये क्या होगा 1/N2 और यहाँ 1/N3। ठीक है, तो भाई N1 मतलब पहली कक्षा है ना, N2 मतलब तो हम कहेंगे दूसरी कक्षा, और N3 मतलब तो भाई तीसरी कक्षा। तो 1/N1 मतलब 1/1, 1/N2 मतलब 1/2 और 1/N3 मतलब 1/3। तो वेग का अनुपात क्या होगा, 1, 1/2 और 1/3, है ना। V1 अनुपात V2 अनुपात V3 क्या होगा, तो 1, 1/2 और 1/3। सरल अनुपात चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 2 और 3 तो कहाँ कटने वाले। ऐसा नंबर लाओ जो 2 की टेबल में भी आए, 3 की टेबल में भी आए। तो मैं कह रही हूँ मान लो 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो गया, ये 6/2 हो गया और ये 6/3 हो गया। तो देखो 6, 3, 2, ये आपका रहेगा वेग का अनुपात हाइड्रोजन की कोई भी हाइड्रोजन जैसी स्पीशीज की प्रथम कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, अब तुम्हारे पास एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी कैलकुलेशन करनी है आपको। ठीक है, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना। अब वापस वही बात है, अगर आपको सिर्फ 11 की तैयारी करनी है, अगर आपको नीट की तैयारी करनी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे चले जाओ। इस पे थोड़ा ये शुरू के फॉर्मूले ध्यान रखना, कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इनमें क्वेश्चन आते हैं। बाकी डेरिवेशन काम का नहीं, लेकिन जेई है तो चाहे मेन से चाहे एडवांस है, पूरा डेरिवेशन कॉपी में लिखना है, खुद से लिखना है, साथ साथ में बैठ के लिखो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो हम कहेंगे चलो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अब मुझे एक चीज बताओ, कुल ऊर्जा जो होती है बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ कुल ऊर्जा, तो तुम कहोगे कुल ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी बताओ, तो टोटल एनर्जी है ना, टीई मतलब क्या है, टोटल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होगी, तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, और तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब तुम्हें याद है तुमने बोर की पहली धारणा पढ़ी थी, है ना, हमने बोर्स कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि mv²/r इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, तो हम कहेंगे kZe²/r², है ना। नाभिकीय आकर्षण बल, कूलम्ब बल kZe²/r², किसके बराबर था, तो हम कहेंगे अप केंद्रीय बल mv²/r। मतलब तो सिर्फ इतनी सी बात कह रही हूँ कि भाई mv² का मान किसके बराबर है, तो तुम कहोगे mv² का मान kZe²/r² के बराबर है। mv² का मान kZe²/r² के बराबर है। ठीक है, चलो अब क्या करें, तो हम कहेंगे आप टोटल एनर्जी निकालो। तो हम कहेंगे देखो टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा कितनी है, तो हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की होती है कितनी, kZe²r। ठीक है, ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा होती है kZe²r, है ना भाई। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W बराबर F इंटू डी, है ना। ऊर्जा भी क्या होगी, फोर्स इंटू दूरी, तो कूलम्ब फोर्स क्या था, kZe²r², और दूरी क्या होगी r, तो फिर यही तो बचेगा। ठीक है, अदरवाइज आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, kZe²r। गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो मैं कहूंगी गतिज ऊर्जा तो होती है हाफ mv²। गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv²। अब mv² की वैल्यू वहां से लाओ, तो हम कहेंगे देखो kZe²r प्लस हाफ kZe², है ना। गतिज ऊर्जा क्या है, हाफ mv², तो बेटा गतिज ऊर्जा है हाफ k, एक सेकंड, आर तो कट गया था ना, सिर्फ आर है यहाँ पे, है ना, हाफ kZe²r। ठीक है, तो मतलब कुल ऊर्जा क्या हो गई, तो मैं कहूंगी कुल ऊर्जा ही, अच्छा सॉरी माइनस होता है यहाँ पे, है ना, क्योंकि फोर्स में तो क्या था, आकर्षण बल था, इलेक्ट्रॉन माइनस है और प्रोटॉन प्लस है, तो आकर्षण बल था, तो आपको प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आकर्षण तो विपरीत आवेशित आवेश में होगा, चार्ज में होगा, ऑपोजिटली चार्ज होंगे, है ना। लेकिन एनर्जी है तो हमने लिख दिया चलो माइनस kZe²r, इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ खींच रहा है। ओके, अब ये माइनस kZe²r और ये प्लस का हाफ kZe²r, तो कुल ऊर्जा कितनी बची, तो मैं कहूँगी कुल ऊर्जा बची माइनस kZe²r। कॉपी पेन लेके बैठना, ये तो हवा में सब कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं कहूँगी टोटल एनर्जी जो है दैट इज माइनस हाफ kZe²r। काइनेटिक एनर्जी क्या है, प्लस का हाफ kZe²r, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस kZe²r। ठीक है, वापस बताती हूँ, है ना, अभी शक्लें उतर गई होंगी, अरे मैडम क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वापस बताती हूँ। देखो अब आ जाएगा समझ में, सिंपल चीजें, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। कुल ऊर्जा बताओ, तो होंगे कि कुल ऊर्जा क्या है, कुल ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। सही, कुल ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो हम कहेंगे हाफ mv², और हाफ mv² में mv² की वैल्यू किसके बराबर थी, तो हम कहेंगे kZe²r। देख लो बोर की पहली धारणा, mv²r kZe²r² के बराबर होता है, r काट दूं तो mv² का मान kZe²r के बराबर है, और मुझे तो हाफ mv² चाहिए, तो मैंने लिख दिया हाफ kZe²r। गतिज ऊर्जा हो गई। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है माइनस kZe²r, ये याद रखना है, फिलहाल इसको याद रखो, फिजिक्स में आ जाएगा 12th क्लास के अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो नाभिक, सॉरी स्थितिज ऊर्जा जो नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है ना, तो हम कहेंगे उसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है दैट इज माइनस kZe²r अपॉन r। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब टोटली बता दो, तो हम कहें ठीक है टोटल बता देते हैं, तो पोटेंशियल तो है माइनस में kZe²r, और काइनेटिक एनर्जी प्लस में हाफ kZe²r। ठीक है, तो हम कहेंगे कुल ऊर्जा जो आई ना हमारे पास, कुल ऊर्जा जो आई वो आई माइनस का हाफ माइनस हाफ kZe²r। ये हमारे पास टोटल एनर्जी है, कुल ऊर्जा है। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास गतिज ऊर्जा भी है, तुम्हारे पास स्थितिज ऊर्जा भी है, तुम्हारे पास कुल ऊर्जा भी है ना। अब सवाल तो मेडिकल में भी है इसी पे बेस्ड। ठीक है, वो कहेगा कि इलेक्ट्रॉन इतनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, हाइड्रोजन एटम है या हाइड्रोजन जैसी कोई दूसरी स्पीशीज है, और आप ऐसा करो गतिज ऊर्जा बताओ। अब बच्चों क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला तो याद होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद नहीं, तो रिलेशन निकालो ना, टोटल एनर्जी माइनस हाफ kZe²r, और काइनेटिक क्या है, प्लस का हाफ kZe²r। तो हम कहेंगे गतिज ऊर्जा जो है वो कुल ऊर्जा के बराबर है, खाली साइन बदल दो, चेक कर लो, जो फॉर्मूला गतिज ऊर्जा का है वो फॉर्मूला कुल ऊर्जा का है, साइन ही तो बदलना है तो साइन बदल दो। ठीक है, अब देखो स्थितिज ऊर्जा भी नेगेटिव है, कुल ऊर्जा भी नेगेटिव है, लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो आएगा, क्योंकि बेटा ये तो आधा है ना, वो पूरा है ना, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो आएगा।
तो मैं कहूंगी स्थितिज ऊर्जा जो है वो कुल ऊर्जा की दुगनी है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा जो है वो कुल ऊर्जा, ई लिखा है मैंने, है ना, एक तो तुम देखो ये एप्सिलॉन मत पढ़ लेना, टोटल एनर्जी है ना, ये टोटल एनर्जी है। स्थितिज ऊर्जा जो है वो कुल ऊर्जा की दुगनी है। ठीक है, अब स्थितिज और गतिज में रिलेशन दे दो, तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का एक तो साइन भी चेंज है, और स्थितिज ऊर्जा तो दुगनी है, चाहे गतिज हो चाहे उसकी हो, कुल डबल है ना। तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा की दुगनी भी है और साइन भी चेंज करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रख दें। अब चाहे आपका नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे 11th क्लास के एग्जाम्स हो, ये सबको याद होना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलना है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बताती हूँ। अब देखो हम कहेंगे चलो हमें तो डेरिवेशन करना था, तो हम कहेंगे हमने टोटल एनर्जी निकाल दी, -12 kZe² अपॉन r। ठीक है, क्या तकलीफ है? तो हम कहेंगे रेडियस का फॉर्मूला तो हमें याद है ना, n² h² अपॉन 4π² m k Ze²। ये तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया है और बार बार काम आ रहा है। अगर नहीं देखा लेक्चर तो देख के पहले उसको नोट्स में डालो भाई, तब आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो हम कहेंगे ये टोटल एनर्जी है और ये त्रिज्या है, तो टोटल एनर्जी कितनी हुई? तो -12 kZe²। r की जगह रेडियस की वैल्यू डालो तो n² h², ये ऊपर आ जाएगा 4π² m k Ze²। ठीक है, अब 2 और 4 कैंसिल कर दो, यहाँ 2 आ जाएगा, बाकी तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है ना। तो टोटल एनर्जी जो आएगी बेटा वो आएगी तुम्हारी -2 पाई है कि पाई² है ना, -2 π² m k Z²e4 अपॉन n² h²। चेक कर लो, माइनस है, 2 है, π² है, m है, k है, z पीछे है, z यहाँ है, Z² e4 अपॉन n² h²। ठीक है, तो अब टोटल एनर्जी तो मैं कहूँगी Z² छोड़ दो, n² छोड़ दो, बाकी सारा डेटा तो कांस्टेंट है ना। तो Z² और n² की जगह आएगा -13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, -13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह मान लो जूल लेना है, और सॉल्व कर लेते हैं, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, तो आप कहेंगे टोटल एनर्जी, एक तो फॉर्मूला ये बना -13.6 इंटू Z² अपॉन n² है ना, जूल पर एटम, सॉरी ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। एक फॉर्मूला तो ये है। दूसरा फॉर्मूला जूल में निकालना है तो -21.8 इंटू 10⁻⁻19 Z² अपॉन n² जूल पर एटम। ठीक है, और अगर मैं कहूँगी नहीं जूल भी नहीं, किलो कैलोरी में निकालो, तो फिर एक फॉर्मूला और ध्यान रखिए आप, -313.6। अब देखो किसी को लगता है मैं उस टाइम बदल दूंगा, मेरे को पता है 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, तो अगर मुझे जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो मैं 4.2 से डिवाइड कर दूंगा और फिर किलो कैलोरी में बदल दूंगा। वो आपकी इच्छा है, टाइम तो तब भी लगना है, अभी याद करना है, बाद में टाइम लगना है ना। तो आप देख सकते इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते, तो बदल दो इसको, जूल से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आ जाओगी। ठीक है, चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, तो -313.6 इंटू Z² बाय n² किलो कैलोरी पर एटम। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले हैं एनर्जी के, सिंपल है। अब वापस वही, हमें तो अपने देखना है रिलेशन, है ना। तो हम देख लेते हैं, चलो वापस देखो, हमने कहा भाई ऊर्जा का फॉर्मूला बताओ, तो बेसिक फॉर्मूला तो सबको याद होना चाहिए,
-13.6 इंटू Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। भाई बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला बताओ, तो फॉर्मूला ये तो आपको याद होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखो कि ऊर्जा जो है वो Z² के समानुपाती, लेकिन बच्चे Z बढ़ेगा तो इसकी नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी ना। अगर आप कहोगे Z बढ़ेगा तो मैं कहूँगी ऊर्जा बढ़ेगी, है ना, लेकिन ऊर्जा किस में बढ़ेगी? ऋणात्मक मान में बढ़ेगी। इसका मतलब ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। भाई कभी -1 से -2, -2 से -3, तो भले ही माइनस में बढ़ रहे हो, पर माइनस में बढ़ना मतलब घटना, है ना। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है ऊर्जा का मान घटता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, है ना। आपको फॉर्मूले से क्या लग रहा है? मतलब n कांस्टेंट करना है, ठीक है ना। फॉर्मूले से क्या लग रहा है कि अगर n स्थिर है तो टोटल एनर्जी Z² के समानुपाती है, ठीक है। तो Z बढ़ा, ऊर्जा बढ़ेगी, तो ऊर्जा बढ़ेगी तो इस साइन में तो याद रखो माइनस में बढ़ेगी। तो अगर माइनस में बढ़ेगी इसका मतलब घटेगी, ठीक है। अब तो मैं कहूँगी नहीं, अब आप है ना ऐसे करो, n के रिस्पेक्ट में बताओ। मान लो कोई एक प्रॉपर स्पीशीज ले लो, ठीक है। तो मैं कहूँगी टोटल एनर्जी n² के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही, ऊर्जा जो है n² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। इसका मतलब कि अगर मैं n बढ़ाऊं, n की वैल्यू बढ़ाऊं तो टोटल एनर्जी घट रही, लेकिन बच्चा नेगेटिव वैल्यू घट रही है ना, ऋणात्मक मान घट रहा है। तो -2 से -1 आया, -1 से 0 आया, तभी तो प्लस होगा। तो ऋणात्मक मान घटना मतलब बढ़ना, ठीक है। ये जब होगा जब Z कांस्टेंट होगा, है ना। तो हम कहेंगे जब Z का मान कांस्टेंट है, ठीक है, तो जब हम n बढ़ाते हैं तो ऊर्जा जो है वो उल्टा बढ़ती है, ठीक है। तो Z बढ़ाएंगे तो ऊर्जा घटेगी, ध्यान रखना, भले ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और n बढ़ाएंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी, भले ही वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साइन नेगेटिव है इसलिए। लेकिन इससे फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। अनुपात वाला जो फॉर्मूला होगा ना उसमें कोई चेंज नहीं करोगी, क्योंकि ऊपर वाले की एनर्जी भी नेगेटिव है, नीचे वाले की भी नेगेटिव है। तो जब हम अनुपात निकालेंगे E1/E2 तब नेगेटिव साइन कट जाता है, तब कोई रिलेशन नहीं है कि बढ़ रहा हूँ घट रहा हूँ, जो भी अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, अगर मैं तुम्हें कहूँ E1/E2 तो तुम समझे भाई बाबा, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा मामला, ठीक है। तो आपने कहा Z² के समानुपाती, तो ये चीज मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। Z² के समानुपाती मतलब E1 ऊपर आएगा तो Z1 ऊपर आएगा, और E2 नीचे आएगा तो Z2 नीचे आएगा। और n² के व्युत क्रमानुपाती मतलब E1 ऊपर है तो n1 नीचे आएगा स्क्वायर में, और E2 नीचे है तो n1 का स्क्वायर ऊपर आएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो ना आप लोग, ठीक है भाई। ये एनर्जी का फॉर्मूला है E1/2 इक्वल्स टू Z1 का स्क्वायर अपॉन Z2 का स्क्वायर इनटू n2 का स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर। की बात क्लियर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन है आपके पास, हीलियम प्लस की प्रथम कक्षा से संबंधित ऊर्जा की गणना कीजिए और इस कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। बुक का एग्जाम्पल नंबर 2.11 है, ठीक है। अब देखो हीलियम प्लस, तो मुझे Z हीलियम का चाहिए, तो बेटा हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। प्रथम कक्षा n का मान 1 रखना है। ऊर्जा पूछिए, किसी में बता दो, जूल में बताओ, किलो कैलोरी में बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो सही लगे। तो हमने कॉमन फॉर्मूला यूज किया कि भाई टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। तो हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू -13.6 इंटू Z परमाणु क्रमांक 2 तो 2 का स्क्वायर, और शेल नंबर क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर। तो हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया -13.6 इंटू 4, है ना। तो 13 4 जा 52 और 6 4 जा 24, तो 54.4, 52 और 24 कितना हुआ 54.4, ठीक है। 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, क्लियर।
फिर आपसे कहा कि नहीं आप इस शेल की रेडियस भी बता दो, तो यही सॉल्व कर लेती हूँ, है ना। हीलियम एटम के लिए ही बात चल रही है। हीलियम एटम की क्या करो, प्रथम कक्षा की त्रिज्या भी बता दो। तो हम कहेंगे प्रथम कक्षा है ना, तो N1 तो 1 हो गया, ठीक है। और हीलियम के लिए Z का मान कितना है, तो भी एटॉमिक नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे भी यही किया था, देखो Z²/n², आंसर नेगेटिव रहेगा, है ना। अब रेडियस की बात करो तो रेडियस का फॉर्मूला है 0.529 इंटू n²/z, और आंसर एंगस्ट्रॉन्ग में था। रेडियस का फॉर्मूला है 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉन्ग, ओके। तो 0.529 n², शेल तो हम लेंगे, शेल तो पहला है तो 1², है ना। और Z तो हीलियम के लिए Z2, तो रेडियस 0.529/2 एंगस्ट्रॉम। सिंपल है। तो कुछ भी पूछे हाइड्रोजन की पहली कक्षा में ऊर्जा निकालो, तो निकाल लो, है ना। मान लो सबसे सरल सवाल जो है वो आपसे ही पूछ लिया कि आप तो ऐसा करो, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में, है ना, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना करो। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना करो, ठीक है। तो बेटा एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो हम कहेंगे -13.6 इंटू Z² अपॉन n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। तो -13.6, हाइड्रोजन एटम Z कितना है, तो हम कहेंगे Z, हाइड्रोजन के लिए Z कितना है भाई 1, हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हो तो Z कितना है 1, प्रथम कक्षा n का मान कितना है 1, तो सॉल्व कर लो, तो भाई 1² अपॉन 1², तो आंसर तो वही है ना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सिंपल है, कर लोगे, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे, आपको पहले हमने सिखाया। देखो थोड़ा ना 11th से पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे, तो हमें प्रॉपर उनके नोट्स भी तैयार करवाने होते हैं। आपको लगे नहीं मेरा नीट का एग्जाम है, मेरे को जेई का एग्जाम है, इतनी थियरी काम की नहीं है, तो सही है, थियरी काम की तो है, तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, कॉपी में वो नहीं हो कोई बात नहीं, यहाँ नहीं होगा तो सवाल कैसे करोगे, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट लगे कि हाँ ये चीज़ मैं भूल गया था या ये चीज़ मैं बार बार भूल जाता हूँ, उसको कॉपी में नोट करो, ठीक है। डेरिवेशन है तो एक बार नोट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। छोटे छोटे फॉर्मूले है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, वो बना लो। थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में चल लो, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आए कि ये बहुत ज़्यादा थियरी हो गई, तो डिपेंड्स, हर तरह के बच्चे हैं ना हमारे पास, तो हमें तो पूरा टू दी पॉइंट पढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा। हम ये मान के चलेंगे सामने वाले को कुछ नहीं आता है, अब वो उसके हिसाब से अपनी स्पीड बढ़ाएगा कि नहीं मुझे तो ये सब कुछ आता है, तो डबल स्पीड ट्रिपल स्पीड में देख लो, है ना। और आपको लगता है कि नहीं मुझे बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, तो फिर आप उसको नॉर्मली पूरा नोट्स बना के लिखो, ठीक है। अब अच्छा लगे तो लाइक कर ही दिया करो, रोज कहने की जरूरत थोड़ा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, इसके आगे कंटिन्यू लेक्चर डालूंगी, सिलेबस पूरा कराऊंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।